नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे आसपास के पदार्थ, आज जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है वाष्पीकरण, इवोपरेशन। सो अगर हम वाष्पीकरण देखें तो ये भी क्या है, कौन सी अवस्था में चेंज हो रही है, जरा आप बताइए मुझे। द्रव अवस्था वाष्प में चेंज हो रही है, गैसीय अवस्था में चेंज हो रही है या नहीं है। सो अब वाष्पीकरण कैसे, अगर हम कहें जो हम बॉईल कर रहे थे किसी चीज को, एक पूरा उबाल के तब उसको वाष्प में चेंज कर रहे थे। अब जो ये वाष्पीकरण किस प्रकार से, थोड़ा सा एक डिफरेंट है, इसको आज हम समझते हैं। तो टाइम है बुक खोलने का। अब आज जो बात कर रहे हैं वो है वाष्पीकरण। और हमने अभी तक जो पढ़ा है, तो अगर हम पूरे चैप्टर का सीरीज देखें तो हमने पे देखा पदार्थ, कोई भी वस्तु पदार्थ से बनी होती है, पदार्थ में कण होते हैं और कण की अवस्थाओं के अकॉर्डिंग ही हम किसी चीज पदार्थ को ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में बोल सकते हैं। अब हम ये भी देखा कि जब अवस्था को हम बदलते हैं तो या तो उनके ताप में हम परिवर्तन लाते हैं या हम उनके दाब में परिवर्तन लाते हैं, है या नहीं है ना। अगर हमें जैसे जल है, जल को हमें वाष्प में चेंज करना है तो हमें क्या होता है, हमें उसका क्वथनांक पर लाना होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर लाना पड़ता है, तब वो वाष्प में चेंज होता है। क्लियर। तो क्या ये हमेशा आवश्यक है कि किसी भी अवस्था का, किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए हमें हमेशा उसको उसका टेम्परेचर, उसको ज्यादा ऊष्मा देनी है, उसको ज्यादा टेम्परेचर देना है और उसके दाब में परिवर्तन लाना है, तभी वो परिवर्तन हो सकता है, या और भी तरीके से, और भी प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। तो इसका अगर हम देखते हैं कि हमारे पास, अगर हम रोज की अपनी लाइफ में देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हम देखते हैं कि वो क्वथनांक पॉइंट नहीं आता है, लेकिन जो द्रव होता है वो गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है। वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं? बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं कि जैसे हम जब जल कहीं खुला छोड़ देते हैं, हमारे कपड़े गीले होते हैं, या हम पेड़ पौधे में जल डाल रहे हैं, वो हम देखते हैं कि हाँ पौधे अवशोषित भी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं जैसे गर्मियों में हमें कई बार पानी डालना पड़ता है, सर्दियों में कम डालना पड़ता है, वो एक हम देखते हैं। लेकिन और उससे ज्यादा देखिए कि अगर हमारे फर्श पे पानी पड़ा है, हमने धोया है, तो थोड़ी देर बाद हमें वो जो जल है वो हमें फर्श पे नहीं दिखाई देता। कपड़े हमने गीले जो डाले हैं, थोड़े समय बाद वो सूख जाते हैं, तो वो जल कहाँ गया जो फर्श पे डाला था। इवन अगर आपने किसी एक, बहुत ज्यादा मैं नहीं, अगर आपको एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसे देखो तो आपने अगर किसी बर्तन में जल रखा है, थोड़ा है, और उसको थोड़े समय बाद देखें तो वो भी आपको जल गायब मिलेगा। तो वो कैसे मिले कि ये सब कहाँ क्या होता है उस जल का? वो जल वाष्प में परिवर्तित होकर उड़ जाता है ना। तो उसका मतलब वाष्प बन गई, वेपर, वेपर मीन्स कि वो अब गैसियस स्टेट में आ गया है। तो ये जो सब क्रियाएं, ये क्योंकि अब अगर हम देखें, एक अभी मैं कपड़ों का एग्जांपल ले रही हूँ कि गीले कपड़े सूख जाते हैं, तो गीले कपड़े जो हम सूख जाते हैं तो कोई हमने उसको अंदर नीचे हीट दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, जो जल ये कपड़ों ने सोख लिया है उसको हम उसके क्वथनांक, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर ला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये क्रिया क्या होती है, इसको समझते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो पदार्थ में जो कण होते हैं वो लगातार एक क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, उनमें एक वाइब्रेशंस होती रहती है और ये कभी रुकते नहीं है, इनमें एक गति होती रहती है। तो एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा एक आ जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपके साथ पढ़ भी रही थी, इसको मार्क कर लीजिए पहले। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। तभी हम देखते हैं कि कभी हमारे जब धूप होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, और वही ठंड के दिनों में कपड़े थोड़ा सूखते जरूर हैं लेकिन थोड़ा टाइम लेते हैं।
तो वो इसलिए, अब ये मैंने सीजन के इससे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि निश्चित तापमान पर, तो जब उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है तो आपकी कोई भी अवस्था हो तीनों में से, उनके कणों में जो एक विभिन्न मात्रा में, क्योंकि ठोस में कम रहेगी, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा रहेगी, गैस में ज्यादा रहेगी, तो जो गतिज ऊर्जा रहेगी, गतिज ऊर्जा रहेगी जरूर लेकिन अलग अलग मात्रा में रहेगी। अब जब हम द्रवों की बात कर रहे हैं तो द्रवों में जो सतह पर जो आपके उसके जो द्रव का जो सतह है उस पर जो कण उपस्थित हैं, क्योंकि द्रव भी क्या है, उसके अंदर कण है थोड़ी थोड़ी दूर में, तो द्रव की सतह पर जो आपके कण स्थित हैं उसके कुछ अंशों में क्या होता है, इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे जो दूसरे जो कण के साथ उनका जो एक आकर्षण बल काम कर रहा होता है वो टूट जाता है। तो इसको आप मतलब ये ऐसे समझिए कि अगर एक मेरे ग्लास में एक जल रखा है तो उसमें जो ऊपर के जो कण है उनमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतनी गतिज ऊर्जा आ जाती है कि उनका जो नीचे के जल के कणों से जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है वो टूट जाता है और वो फिर मुक्त हो जाते हैं और एक वाष्प के रूप में, मीन्स वो दूसरी अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि और ज्यादा जब उनका एक अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, टूट गया, तो वो और ज्यादा फ्री हो गए, और ज्यादा फ्री हो गए इसका मतलब वो गैसीय अवस्था में आ गए। और ये सब क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे ये पहले मार्क कर लेते हैं फिर हम आगे समझते हैं इसको। ये मार्क कर लीजिए आप। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो जब हम एक धूप में जब हमारा जब एक कोई गीली वस्तु होती है तो उसके जो सरफेस पर कण क्या होते हैं वो ऐसे वाष्प में चेंज हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो जब कण चले गए तो बाकी कण उससे टेम्परेचर को ग्रहण कर रहे हैं और इस प्रकार वो भी वाष्प में चेंज हो गए और धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे पूरा जो जल होता है वो वाष्प में चेंज हो जाता है। और इसको और समझने के लिए एक और मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जब हम कपड़े जैसे डालते हैं तो क्या होता है, सब कहते हैं जल्दी सुखाना है, आधे एक घंटे बाद उसको हम पलट देते हैं। पहले हमने एक ऐसे डाला, फिर जो नीचे का पोर्शन है उसको ऊपर रखते हैं और ऊपर का पोर्शन नीचे कर देते हैं। वो इसी कारण है क्योंकि सतह से वो जल वाष्प में चेंज हो रहा है, पूरा एक साथ नहीं हो रहा है। तो हम जो गीला है उसको हम वो धूप में वो टेम्परेचर देते हैं कि जो जल के कण है उनमें इतनी गतिज ऊर्जा आ जाए कि वो जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाए, उनमें डिस्टेंस और ज्यादा हो जाए और वो वाष्प में परिवर्तित हो जाए। अब हम दूसरा देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो एक आपका क्रियाकलाप है, इसमें हम क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं और उसमें हम 5 मिलीलीटर का जल भर देते हैं और इसको हम खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देते हैं। दूसरा क्या होता है, ये जो खुली रखी चीनी मिट्टी की जो प्याली है, तो देखिए परख नली हो गया लंबा पतला, प्याली हो गई जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना, वो खुला हुआ है, उसमें भी हमने 5 मिलीलीटर का जल रखकर और इसको भी हमने क्या करा है, खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दिया। फिर हम देखते हैं एक और हम लेते हैं ये प्याली चीनी मिट्टी की 5 मिलीलीटर जल उसमें भरकर और हम इसको किसी अलमारी के अंदर रख देते हैं। अब आप कमरे का तापमान नोट कर लीजिए और इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन का भी आप नोट करिए। तो ये आप चाहें तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये तो अगर हम सोचें तो काफी हमारी कॉमन सेंस इसमें काम करेगी।
तो अगर हम देखें वाष्पीकरण का देखें तो सबसे कम किस में होगा बताइए? जो हमने अलमारी के अंदर रखा। क्यों? उसको वो एक टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है जिससे वाष्पीकरण हो। अब अगर हम देखें ये एक परख नली जो हमने खिड़की के पास या पंखे के नीचे रखा है, और जो हमने एक प्याली जो खुली हुई सी है उसको भी खिड़की के पास रखा है, और या पंखे के नीचे रखा है, इन दोनों में किसमें वाष्पीकरण जल्दी होगा? हमें टेम्परेचर तो सेम मिल रहा है। इसमें जो हमने खुले सरफेस पे रखा है, क्योंकि जो हमने ऐसे पतले उसमें रखा है तो क्या होगा, ऊपर के ही कणों को वो हीट मिलेगी। लेकिन जब हमने फैलाकर रखा तो ज्यादा कण हीट की कांटेक्ट में आ गए हैं, तो उनमें वाष्पीकरण एक जल्दी होगा। तो दूसरा जो एक और कारक हम देख रहे हैं कि ये वाष्पीकरण किस प्रकार एक और उसकी जो गति है वो जल्दी हो सकती है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर, उसका इसको हम कहते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर। तो जब हम एक सरफेस एरिया उसका इंक्रीज करते हैं तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो एक इंक्रीज होती है, वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हम जैसे कपड़े सुखाते हैं तो हमने धोए उसको क्या करते हैं, पहले तो जितना होता है हाथ मोड़ के जल निकाल देते हैं, फिर कभी हम ऐसा नहीं है मुड़े मुड़े डालें, हम उनको फैलाते हैं। फैलाने का जो है उनको पूरा स्प्रेड आउट करके डालने का पर्पस ये है कि ज्यादा उनका जो सतह है, सतह क्षेत्र जो है, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो और वाष्पीकरण जल्दी हो सके। तो ये हमने देखा कि एक तो है कि हम उसकी सतह इंक्रीज करें। दूसरा पॉइंट आता है तापमान में वृद्धि। हम जितना एक उसको तापमान देंगे तो कणों में उतनी गतिज ऊर्जा आएगी, और गतिज ऊर्जा जितनी उनमें इंक्रीज होगी तो जो हमारा ये जो द्रव अवस्था के कण है वो एक वाष्प अवस्था में चेंज हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं आर्द्रता में कमी। ये सारे मैं इसलिए मेन मेन पॉइंट्स है, इनको आप नोट कर लीजिएगा कि अगर हमारे जो वायुमंडल है इसमें अगर हमारी जलवाष्प बहुत ज्यादा है ना, ह्यूमिड है, जैसे बारिश के दिनों में तो वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा होती हैं, उस समय जो वाष्पीकरण की क्रिया है वो कम होगी। क्यों? एक तो आपको उतनी हीट नहीं मिल पा रही है, प्लस वो कहाँ कैसे इवोपरेट होंगी, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में जो उनके वाटर वेपर्स हैं वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो इसलिए क्या होता है कि अगर वेपर्स, वाटर वेपर जो अगर कहीं ह्यूमिडिटी कम बहुत ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी एक कंट्रोल में है तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। तो यहाँ पे यही लिखा है कि किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है, और ये वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की जो दर है वो घट जाएगी। तो आप चाहें तो ये और एक अपना याद करने के लिए नोट कर लीजिए कि जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ठीक है। फिर हम देखते हैं वायु की गति में वृद्धि। अगर वायु की गति में वो वृद्धि है, तेज हवा चल रही है, तब भी हमारा क्या होता है, हमारा जो एक वाष्पीकरण की क्रिया है वो जल्दी हो जाती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके जब कपड़े थोड़े जल्दी सुखाने कुछ है तो हम लोग क्या है फैन ऑन करके उसके नीचे रख देते हैं। उसका कारण ये है कि वायु की गति में जब वृद्धि हो रही है तो जो जल के कण हैं वो एक उनमें जल्दी वाइब्रेशन होगा, और वो एक हवा में जल्दी उड़ सकते हैं। तो वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार, ये हमने 4 पॉइंट्स देखे कि किस प्रकार वाष्पीकरण को ये प्रभावित करते हैं। आज के जो हमने पढ़ा है उसके नोट्स देख लेते हैं। तो वाष्पीकरण की अगर आपको परिभाषा देनी हो तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो मैं आपको बुक में भी बात करवाती हूँ और
इसलिए थोड़े नोट्स देती हूँ कि आपको अपनी कॉपी में अगर लिखना है तो आप इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर वाष्पीकरण को बढ़ाने का वाले कारक, तो ये जो हमने पढ़े थे इनको देखिए मैंने यहाँ नोट कर लिया है। फिर डिटेल आप बुक से समझ के आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। सतह क्षेत्र का बढ़ना, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, वायु की गति में वृद्धि। तो हम देख रहे हैं सब चीजें हमें इंक्रीज करनी है, बस आर्द्रता जो है वो हमें कम लानी है ना। तो जो ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर जो है, उसे हमें कम करना है। तो बच्चों आज हम लोगों ने वाष्पीकरण के बारे में पढ़ लिया और इसको ये समझा कि जो जल की अवस्था है या अगर कहीं द्रव की अवस्था वाष्प में चेंज हो सकती है बिना हम उसके क्वथनांक पॉइंट पर लाकर, और वो क्रिया होती है वाष्पीकरण। अब हम जो नेक्स्ट सेशन है उसमें देखेंगे जब वाष्पीकरण होता है तो हमें एक ठंडक भी महसूस होती है, उसका कारण क्या है उसको हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।